हेलो एवरीवन। संदीप है सर। और आज मैं एक नया नए तरह का वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में हम मोस्टली साइंस की बातें नहीं करने वाले, जो कि हम अपने बाकी सारे वीडियोस में करते हैं। आज संडे था और मैंने सुबह से ही सोच रखा था कि आज एक एक वीडियो तो बनना चाहिए। प्रोड्यूसर की तरफ से भी बहुत ही प्रेशर आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अब हर संडे में एक्चुअली होमवर्क वैसा कर नहीं पाता कि क्या वीडियो बनाई जाए या क्या करें। कुछ हफ्ते पहले मैंने क्वेश्चंस आंसर किए थे बच्चों के, तो वहां से कुछ कंटेंट मिला, तो मैंने वो वीडियोस बना डाली। आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। तो एक चीज लगी मुझे जो करने लायक थी, वो ये कि संडेज को नॉर्मली मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो मुझे लगा क्यों ना इस बार आपके साथ पढ़ी जाए किताब। और जरूरी नहीं है कि वो कोई विज्ञान की ही किताब हो, क्योंकि किताबें तो हमें आनंदित करती ही हैं, ज्ञान देती हैं, कभी कभी मनोरंजन भी देती हैं। और अगर कोई एक ऐसी किताब मिले जो व्यंग के माध्यम से आपको ज्ञान भी दे और आपकी आंखें भी खोले, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। आखिर विज्ञान का भी तो यही उद्देश्य है। तो अगर आप सब सहमत हैं इस बात से और आप सबकी सहमति मेरे साथ है, तो आज हम शुरू करने जाएंगे एक नई श्रृंखला, एक नई सीरीज, जिसमें हम किताबों को पढ़ें। एंड गेस व्हाट, इसकी शुरुआत करने के लिए आज मेरे साथ एक बड़ी ही मेरी बहुत ही पसंदीदा किताब है। और उसे लिखने वाले जो लेखक हैं वो मेरे बहुत ही पसंदीदा लेखक हैं। इनफैक्ट मैंने उनको बहुत सालों पहले ही पढ़ना शुरू कर दिया था, और उनकी लिखी चीजें मुझे, अब जैसे आपकी भाषा में आजकल कहते हैं ना, क्लिक करती हैं। तो वो मेरे बड़े पसंदीदा व्यंग्यकार हैं। और अपने समय के सबसे अच्छे लेखकों में से एक श्रीमान ज्ञान चतुर्वेदी जी, या मैं कहूँ डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। आपको जानकर अजीब लगेगा दोस्तों कि ज्ञान चतुर्वेदी जी साहित्य के क्षेत्र में जितने बड़े महारथी हैं, उतने ही बड़े ये सज्जन भी। जी हाँ, ये डॉक्टरों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनकी श्रीमती, इनके बच्चे सभी डॉक्टर। और मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं इनसे 2 बार मिल चुका हूँ, भोपाल में ही। और जो पहली बार इन्हें देखा था, तो वो आके अपने आप में बड़ा मज़ेदार है। हमारे एक संबंधी भोपाल में एक निजी अस्पताल में थे, एडमिट थे, और मैं उनका ध्यान रखने के लिए, उनसे मिलने के लिए जाता था कभी-कभी। तो एक बार मैं उनके पास बैठा था उनके सराहने, और मैंने देखा डॉक्टरों का एक दल जो नॉर्मली चेकअप के लिए आता रहता है, राउंड पे आता रहता है, मरीजों को देखने के लिए, वैसा ही एक दल आया हुआ था। और सब ऐसे सहमे हुए थे सारे कर्मचारी कि बड़े डॉक्टर साहब आ गए, तो सारे उनके उनके साथ घूमने में लग गए। मुझे भी लगा कि कितने बड़े डॉक्टर हैं, मैं भी देखूँ, यहाँ भी आएँगे शायद हमारे पास। तो जब मैंने डॉक्टर का चेहरा देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। ये चेहरा मैंने पहले देखा हुआ है, और शायद ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी जैसा दिखता है। मुझे पता नहीं था तब तक वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं। और जब मैंने उन्हें देखा और वो पास आए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं उनसे ये पूछूँ कि डॉक्टर साहब, अब जो मरीज़ हैं इनके आगे का क्या करना है? या ये पूछूँ कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे प्लीज़ ऑटोग्राफ दीजिए। वो मोमेंट बड़ा अजीब था। तो वो पहली मुलाकात थी मेरी सर के साथ। शायद उन्हें याद भी ना हो। इसके बाद मैं उनसे एक बार भारत भवन में एक साहित्य कार्यक्रम के दौरान मिला, और फिर मैंने बहुत अच्छी बातचीत की उनके साथ। उन्होंने घर भी इनवाइट किया था मुझे, ये भी कहा था कि तुम मिलने आओ। लेकिन ठीक है, मैं उसके बाद भोपाल से ही बाहर चला गया, तो शायद सर को अब याद भी नहीं होगा वो। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं सर की किताब के साथ ही शुरुआत करूँ, क्योंकि ये मेरे सबसे पसंदीदा व्यंग्यकार हैं। तो जो मैंने पढ़ा था वो मुझे याद है। मेरी बहुत ही पसंदीदा इनकी रचनाएँ मिली थी मुझे, निबंध, व्यंग्य वाले निबंध मिले थे। अ, मैं और बकरी, भूगोल को समझना, और मेरा सबसे फेवरेट, हिंदी में मनहूस रहने की परंपरा। ये यही लिख सकते हैं, और कोई नहीं लिख सकता। तो मुझे बाद में बड़ा अच्छा लगा जान के कि श्री चतुर्वेदी जी की एक व्यंग्य संग्रह है इनका, एक अलग नाम से। राजकमल प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से शुरुआत की जाए। और उसमें भी इनमें वैसे तो इसमें बहुत सारी रचनाएँ हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपके लिए मैं एक रचना विशेष तरीके से निकाल के रखूँ। आज के समय के अनुसार जब आप देखें, तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ बोलने को है। दुनिया में जो भी हो रहा है, उसके ऊपर हर किसी के कोई ना कोई ओपिनियन आ ही जाते हैं, हर किसी के पास है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस इंसान का ओपिनियन सही जगह पहुँचेगा कि नहीं, या उस पर कभी कोई
एक्शन हो पाएगा कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओपिनियन सबके पास है। उसमें भी लोग ये जानते हैं कि अपना ओपिनियन देना या यूँ कहें कि अगर किसी बात पे आप विद्रोह करना चाहते हैं, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, तो वो विद्रोह करने का जो तरीका है, वो भी बड़ा समझदारी भरा होता है। तो क्रांति लाना सब चाहते हैं, लेकिन अपना अपने अपनी जो क्रांति लाने के लिए जो वो टॉपिक चुनते हैं, जो मुद्दा चुनते हैं, वो बड़ी समझदारी के साथ चुनते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा व्यंग्य है, श्री चतुर्वेदी जी का लिखा हुआ, उसका नाम है समझदारों की क्रांति। ये रही। तो आइए इसे पढ़ें और देखें कि चतुर्वेदी साहब कहना क्या चाहते हैं इसके माध्यम से, और समझदारों की क्रांति आखिर होती कैसी है। एक्साइटेड हैं आप लोग? मैं भी। उनसे मेरी पहली मुलाकात शायद तब हुई थी जब वियतनाम पर हमला करने के लिए वे अमेरिका के खिलाफ हमारे कस्बे में मोर्चा खोले हुए। वे हवा में नारे, गालियां, धमकियां उछालते, जो अमेरिका तक तो खैर क्या पहुंचती, पर वहीं कस्बे में वापस गिरकर धूल का छोटा सा बगुला तो उठाती थी, जिसकी बकायदा स्थानीय अखबारों में रिपोर्टिंग भी होती थी। गंगले जी जो हमारे पत्रकार हुआ करते थे, गंगले जी भी कभी मिल गए तो इस बगुले की स्थानीय अखबारों में फोटो छाप देते थे। कुछ दिन बाद भाई साहब दिखना बंद हो। जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झंझोड़ने लायक कुछ ना हो, वे निष्क्रिय ही रहते। बाद में वे कई बार मिले, हर बार उत्तेजित, हर बार साम्राज्यवादी फांसीवादी ताकतों को जमींदोज करने को दृढ़ प्रतिज्ञ। शायद बोत्सवाना में बम फटा था या टिम्बकटू में किसी ने प्रजातंत्र का गला घोंटने की कोशिश की थी, उन दिनों उनकी तड़प देखते ही बनती। लगता था पजामे में कुछ घुस गया है। इराक युद्ध के दौरान तो ऐसे भागते फिरे जैसे सद्दाम भी ना भागा होगा। कस्बे में कुत्ते तक उत्तेजित होकर इनके पीछे भागते कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल हमारे कस्बे में बुद्धिजीवियों का एक मंझोला सा ग्रुप है, जो क्रांति का पक्षधर है और अपने तौर पर इस शौक पे काम करता है। राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का मामला तनिक कठिन है, परंतु अंतरराष्ट्रीय मामलों में इनकी जागरूकता देखते बनती। ये उसी गिरोह के क्रांतिकारी हैं ये भाई साहब। वे मोहल्ले में हुए अन्याय पर उद्वेलित नहीं होते। दरअसल वे दूरी नाप कर होते हैं। पास की घटना पर विरोध करना ठीक नहीं है, वे जानते हैं। 10-12 हजार किलोमीटर से इधर घटित घटना, किसी भी घटना पे वो घास तक नहीं डालते, कोई भी अन्याय पे घास नहीं डालते। इससे दूर किसी देश में यदि पटाखा भी फूटे, तो वे विश्व का नक्शा लेकर पता करते हैं कि अन्याय हुआ कहां है और फलाना स्थान साला है कहां। विश्व का मानचित्र आपने देखा ही होगा, कैसी घिचपिच मची रहती है, इतनी सारी रेखाएं, मतलब वो खुद भी समझ नहीं पाते कभी कभी कि हो कहां क्या रहा है। जब भी उन्हें ना मिले वो देश मानचित्र के ऊपर, तो मेरे पास चले आते। भूगोल और पास की नजर मेरी थोड़ी कमजोर है। एक तरफ वहां इंसान को निर्दयता से कुचला जा रहा है और आप आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं। मैं यही कहता हूं कि इतना ही है तो टिकट खरीद के चले क्यों नहीं जाते। वे नाराज हो जाते हैं। यार वहां जाने को कौन कह रहा है तुमसे, तुम तो यहीं बैठकर भी उनके साथ हो सकते हो जैसे हम तो होते हैं। यही कस्बे में बैठे बैठे हम दुनिया के हर मजलूम व्यक्ति के साथ हो लेते। ये बताने लगे हमारे लिखे लिखे बयान पर हस्ताक्षर करके तुम भी बैठे बैठाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर सकते हो। यही तरीका भी है। पान की गुमटी, चाय की दुकान या कॉफी हाउस में बैठे बैठे वे हजारों अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में क्रांतिकारी दखल देते हैं। वैसे कभी उन्हें किसी ने ऐसा करने को कहा नहीं है वैसे। वे अभी उस दिन गुस्से में कांपते हुए मिले। हाथों में कांपता हुआ एक धधकता हुआ बयान था। वो तो गनीमत है कागज जला नहीं। ऐसे क्रोधित कि बुश सामने पड़ जाए तो लात घूंसों से एकदम कूट कर रख। बुश ने ईरान को चेतावनी दी थी कि ईरान से ज्यादा ये बुरा मान गए। कहने लगे कि ईरान के संप्रभुता पर दखल देने की बुश की कोशिश को उन्होंने बेहद गंभीरता से लिया है और वे अब चुप नहीं रहने वाले। क्या करेंगे आप? मैंने जिज्ञासावश पूछा। बयान प्रसारित करेंगे?
आवश्यक हुआ तो और भी कड़ा बयान प्रसारित करेंगे, जिसकी भाषा बेहद आक्रामक होगी। हो सकता है हम काले झंडे लेकर कस्बे से गुजरे और कोई सस्ता सा पुतला मिले तो वो भी फूंक दें। उन्होंने बताया, ये बयान कहाँ छपवा है? मैंने पूछा। वॉशिंगटन पोस्ट में या न्यूयॉर्क टाइम्स में? वे बताने लगे कि इन संपादकों को तो हम जानते भी नहीं, बयान कहां से बिना पहचान के छापेंगे। और बिना पहचान के तो साला आजकल बयान छपता ही नहीं, पर छपेगा। कल का छतरपुर समाचार देखना। अरे अपने राम टेकेजी वाला यार, औरों को भी भेजेंगे, पर साले छापेंगे नहीं, पहचानते नहीं ना हमें, या यूं कहें कि शायद हमें पहचान गए हैं इसलिए नहीं छापेंगे। परंतु बुश तो छतरपुर समाचार नहीं पढ़ता। बयान तो फिर बेकार गया ना, मैंने कहा। फिर नाराज हो गए। बेकार कैसे गया? ऐसे ही बयानों से सक्रियता बनती। दुनिया के संघर्षशील लोग ऐसे ही एक होते हैं। अंततः बुश को झुकना होगा, बशर्ते कि हम बयान दनादन जारी करने में कोई कोताही ना करें। कागज का खर्चा है, पर असर होगा। क्रांति सफल होगी और उसकी सफलता का पता भी सबको इसी छतरपुर समाचार से चलेगा। अचानक ही मैंने सुझाव दिया, क्यों ना अपने कस्बे में उस दिन जो बिजली की मांग करने वाले किसानों की जो पुलिस ने ठुकाई करी है, लगे हाथों उसके विरुद्ध भी बयान जारी कर देते हैं। वे घबरा गए, बोले कि यार आप हमें मरवाओगे क्या? लोकल पॉलिटिक्स में फंसवा के ट्रांसफर कराना है क्या हमारा? जिस दरोगा ने हाथ पांव तोड़े वो मामा जी के गांव का है। और जिस अफसर ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, हमारी मिसेज उनके अंडर ही काम करती है। एक तो बेचारी जल्दी काम से आ जाती हैं और लेट भी जाती हैं। बच्चे छोटे हैं ना। फालतू में परेशान करने आ गया ना तो अवसर है, सोच लो क्या नहीं कर ले। वे बताते रहे कि क्यों कस्बे और पड़ोस में हुए अन्याय का विरोध करना गलत बात होगी। मैं समझ गया कि हजारों मील दूर इतना दूर हो रहा अन्याय उन्हें आंदोलनित करता है। सुरक्षित रहते हुए खुद का बाल भी बांका ना हो, समझदार व्यक्ति ऐसी ही क्रांति करता है, वे ऐसी ही क्रांति को चुनते हैं। आजकल क्रांतिकारी भी दुनियादारी समझते हैं भाई साहब। तो ये थी हमारे ज्ञान चतुर्वेदी जी की समझदारों की क्रांति। तो ऐसी क्रांतियां दुनिया भर में चल रही हैं, अभी भी हो रही हैं। आप बताएं, अभी किस लेटेस्ट मुद्दे पे आप क्रांति कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे? और अगर आपको ये इस तरह का एपिसोड, इस तरह का वीडियो पसंद आया है, किताब पढ़ना आपके साथ, क्योंकि मुझे पता है आपको किताब पढ़ने का समय तो मिलने नहीं वाला, क्योंकि आप तो दूसरे देशों की क्रांतियां सुलझाने में लगे। तो अगर समय मिले तो किताब जरूर पढ़ें, और ना मिले समय तो यहाँ जाइए, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेंगे साथ में। मिलते हैं अगली। धन्यवाद।